सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार संभालने के बाद जो पहला नारा लगाया था वो ये था कि करप्शन करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मुखालिफिन ने इस नारे को रिवायती सियासी नारा करार दिया। अपोजिशन ने नवाज शरीफ को सजा, आसिफ जरदारी के खिलाफ केसेस को सियासी इंतकाम का नाम दिया। लेकिन अब जहांगीर तरीन के खिलाफ FIA की तेजियां, ब्रॉडशीट तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में 5 अफराद के खिलाफ कार्रवाई इस बात की दलील है कि तब्दीली तो आ रही है। जहांगीर तरीन जैसी शख्सियत जिसका हुकूमत साजी में अहम तरीन किरदार रहा, पहले इन्हें हुकूमती मामलात से अलग किया गया, फिर चीनी बहरान पर इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, जाली ट्रांजैक्शन और फ्रॉड का मुकदमा दर्ज होना, तरीन फैमिली की कंपनी के मुलाजमीन की FIA में तलबियां और आज शहजाद अकबर का यह कहना कि जहांगीर तरीन के खिलाफ केस कानून के मुताबिक चलेगा। अगर इस बात पर अमल हो गया तो यकीन मानिए कि अवाम मान जाएंगे कि तब्दीली आ नहीं रही, आ चुकी है। ब्रॉडशीट की बात करें तो यह मामला भी टेढ़ी खीर जैसा है। करप्शन की इस दास्तान का खुरा भी सारी सियासी जमातों की तरफ जाता है। आज इसकी तहकीकाती रिपोर्ट जारी हो गई है जिसमें चश्म कुशा इंकशाफात सामने आए हैं। पता चल गया है कि करप्शन के हमाम में सिर्फ सियासी रहनुमा ही नहीं, ब्यूरोक्रेसी भी नंगी है। अफसोसनाक बात यह है कि जिन लोगों को करप्शन रोकना थी वो ही करप्शन करने वालों के सहूलतकार बन गए। अपनी और अपने कर्म फरमाओं की करप्शन का रिकॉर्ड छुपाते रहे, बल्कि इसे लापता करते रहे। आज ब्रॉडशीट की रिपोर्ट आने के बाद 5 अफराद, अहमर बिलाल, शाहिद बेग, हसन साकिब, अब्दुल बासित, तारिक फवाद, मलिक के खिलाफ फौरी कार्रवाई का फैसला किया गया है। इन बड़े बड़े नामों के खिलाफ अगर कार्रवाई हो गई तो फिर कहना तो पड़ेगा कि तब्दीली आई तो है। दूसरी तरफ अपोजिशन को भी तब्दीली ने घेर रखा है। वो जो हुकूमत से लड़ने निकले थे अब आपस में दस्तो गिरेबां हैं। डॉक्टर अदनान की आमद के बाद मरीम नवाज की विरन मुल्क रवानगी की चहमगोइयां भी तेज हो गई हैं। PDM अभी सियासी करंतना में है। पीपल्स पार्टी से सियासी तलाक के बाद नून लीग सेनेट में अपना अपोजिशन लाने के लिए कोशा है। नून लीग अपोजिशन इजलासों में पीपल्स पार्टी को बुलाने से गुरेजा है, जबकि पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से ताल्लुकात बेहतर बनाने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी की सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी पर किसी भी हमले का जवाब कौमी असम्बली में देने की पूरी तैयारियां हैं। जबकि आज की एक और अहम खबर यह है कि कल इक्तिसादी राबता कमेटी ने भारत से कपास और चीनी की दरामद का जो फैसला किया था इसे आज विफाकी काबीना में मुस्तरद कर दिया गया है। विफाकी काबीना का कहना है कि कश्मीर की कीमत पर तिजारत नहीं कर सकते। भारत पहले 370 आर्टिकल वाला फैसला वापस ले, फिर बात होगी। सवाल यह है, पाक भारत तिजारत किसकी जरूरत है और क्या भारत पाकिस्तान के इस फैसले के रद्द-ए-अमल पर कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का फैसला वापस लेगा? आज इन्हीं सारे मामलात पर बात करेंगे असद खरल बाबर डोगर से। असद खरल साहब, पहले तो ब्रॉडशीट पर आ जाए, आप इन मामलात को अच्छी तरह समझते हैं। 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई का कह दिया गया है। अब तो मानना पड़ेगा कार्रवाई होगी। अगर जहांगीर तरीन के खिलाफ हो सकती है, अगर शुगर माफिया के खिलाफ हो सकती है तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। पहले तो आप कहते थे जी गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, इसका कुछ होना नहीं है, बाबर साहब भी कहते थे। अब तो कार्रवाई हो रही है 5 लोगों के खिलाफ, इनको पकड़े, और ये बड़े बड़े नाम हैं, हुकूमतों में रहे हैं। उसामा साहब, मामला ये है कि ये जो आपने बोला ना अहमर बिलाल सूफी, ये वकील है, ज़रा इनका भी बता दिया करें, थोड़ा सा पता चल जाए। अब अहमर बिलाल सूफी साहब भी गालबन ये मैंने जो जी बिल्कुल बिल्कुल वही, और बड़े इंटरनेशनल कवानीन के माहिर हैं, और ये क्रिमिनल केस है उसामा साहब। बदकिस्मती ये है जब वकला का नाम आता है तो हमारी अदालतों का भी रवैया थोड़ा सा बार और बेंच में आपको पता है उनको ऑनर दी जाती है। अब यहाँ पे एक अरबों और करोड़ों रुपए का मामला है और उसके अंदर उनका लीड रोल है। क्या आप समझते हैं कि वकला जो है उनके ऊपर जिस तरह अब केस बनते हैं तो उनके खिलाफ फिर फैसले आते हैं, इंसाफ होता है आम आदमी की तरह? सर, इस्लामाबाद में तो हाई कोर्ट में वो आप देख चले, अच्छी बात, अल्लाह करे इस केस में भी हो। अहमर बिलाल सूफी साहब हैं, बड़े नामवर वकील हैं, और उनके बरतानवी हाई कमीशन के साथ गालबन और भी मुख्तलिफ कोई उनके एग्रीमेंट्स या NGO टाइप को उन्होंने बनाई है। उन्होंने खुद जिक्र किया था, मैं भूल गया हूँ कि क्या मामला उनके साथ चल रहा है, तो लाइजन है उनका गुजर। अब अगर कोई भी बड़ा इस तरह का मामला, फ्रॉड का, कोई 2 नंबर का, कोई टकेमारी का, बड़ा बड़ा कोई लैंड ग्रैबिंग का मसला हो, कोई स्टेट की प्रॉपर्टी लूटी गई हो, कोई अरबों रुपया खाया गया हो, तो वहाँ पे वकील आपको बड़े बड़े नज़र आएंगे जिनकी फ़ीसें जो हैं करोड़ों में हैं, और फिर हुकूमती केस भी उनको दिए जाते हैं। बावजूद हुकूमतों के अपने एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल और मुख्तलिफ महकमों के अपने बंदे भी होते हैं, लेकिन वो सारे केस बड़े बड़े
उनकी माध्यम में भी उनको फीसें दी जाती है, नवाजा जाता है। ये तो एक छोटा सा इनके ऊपर इल्ज़ाम है। उस हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ पे बहुत बड़े फैट, बहुत बड़ी गर्दनें मापने वाली होगी है वकला की भी। जिस तरह मीडिया माफिया, वकला भी एक माफिया बन चुका है। अब मामला ये है कि ये इनके ऊपर नहीं आ रही बात, मैं एक जनरलाइज बात कर रहा हूँ। ये तो बहुत, मैं कह रहा हूँ पैटी सा केस है ना। अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग की अगर, और जस्टिस साहब अजमत सईद साहब वो भी वकील है, जारी बात है। उसके बाद जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिटायर हुए, वो पीजीए भी रहे, प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी डीपीजीए भी, और उसके बाद मेरा ख्याल एडवोकेट जनरल इसमें भी रहे, और मुख्तलिफ रहे, लॉ मतलब ऑफिसर भी रहे। अब मामला ये है कि फिर हसन साकब है, गुलाम रसूल है, अब्दुल बासत है और शाहिद बेग है। कुछ इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, इस तरह वकील भी हैं। और अगली जो बात ये है कि इसके अंदर जो ये सारा मामला हुआ, कमर जमान चौधरी साहब, जिनके बारे में आसिफ जरदारी साहब को बड़ा मशहूर इंटरव्यू है नीला पिले चैनल पे बैठ के जो दिया था उन्होंने, उनके खिलाफ जिस तरह फैसला देखिए, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि इनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई होगी। आप सुन ले, आप वो जो कमर जमान चौधरी साहब, जब अजमत सईद साहब भी उसी बैंक में पनामा केस वाले बैठे थे, जब उनका कि आज नैब हमारे सामने दफन होता हमने देखा है, देखा था आपने, वही नैब जिसके वो चेयरमैन थे, रूए रवां थे, वो जो कमर जमान चौधरी साहब जो दरबारी चेयरमैन, जिनको हमेशा मैं कहता हूँ और उनके मुंह पे भी कहता हूँ, और उनके घर में बैठ के उनके मुंह पे भी साथ साथ। अब मामला ये इसी के ऊपर आ रहा है। 5 अफराद हैं। अहमद बिलाल सूफी जो एडवोकेट है, माशाल्लाह बड़े नामवर है, अल्लाह ताला उनको और उनका इकबाल बुलंद करे, रुतबा उनका बुलंद करे। हसन साकब, गुलाम रसूल, अब्दुल बासित शाहिद की फासला किया गया। और ब्रॉडशीट ने अपनी रिपोर्ट में 5 अफराद को मुलजिम नामजद किया है, हम नहीं कर रहे, ब्रॉडशीट ने किया। अभी देखिए ना, ब्रेकिंग है कि उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई शुरू की जा रही है। अब ब्रॉडशीट कमीशन ने बताया कि 2011 से, बड़ी अहम इसमें पॉइंट पे आ रहा हूं, 2011 से 17 तक नैब का दौर तारीख था, वही कमर जमान चौधरी वाला दौर, वही जो कमर जमान चौधरी जिनके बारे में आसिफ जरदारी साहब ने वो नीले पीले चैनल पे बैठ के एक इंटरव्यू में कहा था कि नैब की क्या मजाल, वही नैब जिसने फिर उनको बाद में पकड़ा भी, उनकी अमशीरा को पकड़ा, उनके बेटे और उनके ऊपर केस बनाए। स्विस भी दोबारा खुल सकते हैं, स्विस केसेस। अच्छा, वो तो ऑलरेडी जब ब्रॉड कमीशन जो रिपोर्ट है उसके अंदर एक तो स्विस क्वेश्चन भी दोबारा खुल सकते हैं, और उन्होंने ऑलरेडी रिकमेंडेशन की हुई है। और ब्रॉडशीट के हवाले से भी देखें कि सफारत खाने से फाइल गायब हो गई, वही पेज जहां पे पेमेंट की बात है, आप समझते जाएं। और उसके बाद जो हमारा वजारत खजाना, अटॉर्नी जनरल ऑफिस, वहां से फाइलें वो गायब हो गई। सिर्फ एक नैब का वो ऑफिस था जहां पे ये चीजें मिली जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब को, जहां से उन्होंने खोरे निकाले और वहां पे जाके सारे फुटप्रिंट मिले। दूसरी बात, सिरे माल के हवाले से उन्होंने जो बात की है, दूसरी अहम बात, सिरे माल के हवाले से उन्होंने कहा कि सारी जगहों से वो भी रिकॉर्ड आपको पता गायब हुआ, नैब के स्टोर रूम से उनको वो भी मिल गया, उसके अंदर भी जो खांचे मारे गए और जो स्विस का हुकूमत को खातरा लिखा, पहले सिरे माल को मानने भी देखा जाएगा, बाबर साहब को घर चला गया, बाद में टाइम बाड़ के बाद खत लिखा गया, पैसे वहां से शिफ्ट करवा दिए गए, उनका उस केस को भी री इन्वेस्टिगेट किया जाए। इसके साथ साथ अगली बात, आपको एक और ब्रेकिंग दे रहा हूं, हुदैबिया पेपर, हुदैबिया इंजीनियरिंग बड़ा है, पेपर छोटा है, ये भी आपको। हुदैबिया पेपर में शहबाज शरीफ साहब ने पेमेंट दी थी FIA को उस वक्त, फिर उसके बाद हुदैबिया पेपर और इंजीनियरिंग मर्ज हो गए, उसके बाद वो रेफरी जज आ गए, फिर किस तरह क्या हुआ कहानी वो भी आपके सामने है, फिर वो केस गायब हो गया। उसके ऊपर ये भी कहा कि बात भी नहीं कर सकते। हुदैबिया के वाले से भी ऐसे ऐसे ब्लंडर हुए हैं। और 1985 से उसकी फिर बात 1985 से नैब कोई भी मामला हो तो उसको अगर सरे माल खुलेगा तो हुदैबिया पेपर पे मना किया सुप्रीम कोर्ट ने, हुदैबिया इंजीनियरिंग से मना नहीं किया। तो वो भी खुल सकता है। मैं आपको खबर दे रहा हूं, ये नहीं दे रहा, ख्वाहिश नहीं बता रहा, ये इसके बाइस। बाबर डोगर साहब, आप समझते हैं कि वाकई अब तब्दीली आ गई है मुल्क में, ये बड़े बड़े केसेस खुल रहे हैं, क्रिमिनल कार्रवाइयां? उसामा साहब जो पहले खोले थे केसेस, पनामा लीक, उसके बाद ये जितने भी सारे केस थे, ओमनी ग्रुप, और ये क्या इनसे सारी रिकवरियां हो गई हैं? क्या मुलजमान अरेस्ट हो गए हैं? क्या सारा कुछ रिकवर हो गया है? क्या पाकिस्तान से बाहर गया हुआ पैसा वापस आ गया है कि आपने दोबारा ये केसेस खोल दिए हैं? उसामा साहब, पहली तो सवाल ये है, मैं फवाद चौधरी साहब से जो आज ये कह रहे थे कि जी स्विस गोड्स का जो केस है उसको भी रीओपन किया जा सकता है। जी। मेरा सवाल ये है कि जब ये प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी ने इनकार किया था कि जनाब मैं ख़त नहीं लिखूंगा, तो उस वक़्त उनके आगे ढोल बजा के नाच कौन रहा था कि जी ये प्रेसिडेंट के खिलाफ आइन के तहत प्रेसिडेंट के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर खत नहीं लिख सकता। ये अल्फाज कौन ढोल बजा बजा कर नाच कर? सर मेरा मतलब है कि आप वो बंदा जो उस वक्त ये समझ रहा था कि ये खत लिखना नाजायज है, आज ये कह रहा है कि वो केस जो है वो नैब को रेफर कर दिया जाएगा।
नहीं डॉक्टर साहब थोड़ी सी उसको अगर इजाजत दे तो मैं बात करूं। ज़मीर भी तो सर वो जाग भी ढोल जाता है तो इंसान बजाने पे का। बदनाम था बिलाल चौधरी, इधर ढोल इनसे मुखालिफ फवाद चौधरी पे गवर्नमेंट की गालबन आदत बजवा दिया, पता नहीं ढोल उन्होंने बजाया नहीं, बारह उनके थे मेरे ख्याल मामले सूसी थे, स्पेशल असिस्टेंट सर, तो ये मुशर्रफ के भी थे। अलग ऐलान चैनल पे आके बैठ के अब कहा मामला करते थे। डॉक्टर साहब इसमें थोड़ा सा मैं फर्क बता बाबू दूं, साहब की फर्क बात सुन पूरी हो जाए ना, फर्क बता दूं कर लें। खैर साहब, इसमें मेरे नजदीक ये एक मुर्दा नहीं ये नहीं, तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा मेरी बात इसमें सुन से ले। कुछ नहीं निकला, नहीं, इससे बड़े बड़े केसेस से कुछ नहीं निकला। वो ठीक बात है। इसका अब होना ये है कि नैब को जाएंगे, नैब कोई 2-4 अरब इन पे और मजीद खर्च करेगा और अल्टीमेटली देखिए वो बात आपकी बड़ी वैलिड है, मैं भी उस पर एंडोर्स करता हूं। गवर्नमेंट को एक सियासी नारा जरूर मिल नहीं जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब आप देखिए हम जो खत लिखने का मामला सुन ले उसामा साहब, गरीब कौम का। खत लिखने में एक टाइम था उस कोर्ट का, उतने दिनों में आपने खत लिखना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप खत लिखें, ये डिलेंट एक्ट इसलिए इस्तेमाल कर रहे थे कि ताकि वो टाइम बार्ड जो स्विस कोर्ट का है वो खत्म हो जाए। उसके बाद इसलिए खत यूसुफ रजा गिलानी ने नहीं लिखा, सुन ले। उसके बाद जब राजा परवेज अशरफ आए तो उसी वजीर आजम ने उसी सदर के नीचे खत लिखा, आपको पता है। लेकिन उस वक्त ये हुआ कि टाइम बार्ड हो गया था, खत बाद में लिखा गया और वो पोस्ट भी हुआ नहीं हुआ, वो एक अलग कहानी है। एक वजीर आजम को खत ना लिखने पे घर भेजा गया इस वजह से, फिर दोबारा उसने खत उसी वजीर आजम से जरदारी ने लिखवा दिया, वही जरदारी जिन्होंने गिलानी भी बनाया था, जिन्होंने राजा परवेज अशरफ को बनाया था। लेकिन फर्क क्या था, फरूक एक नाइक और बड़े उनके जगादरी और टीम वाले लोग थे जो इनके वकील भी हैं और सेंटर और चेयरमैन साहब, उन्होंने ये मशवरा दिया था जरदारी साहब को कि 60 दिन का गालबन या 90 दिन का टाइम था उनका, ये टाइम अगर गुजर जाता है हमारा तो चीफ जस्टिस को पता था, सुप्रीम कोर्ट को भी पता था, इसलिए उन्होंने प्रेशर डाला, फैसला दिया। तो जरदारी साहब ने चूंकि उनका लगाया हुआ था गिलानी साहब, उन्होंने खत नहीं लिखने दिया। जब टाइम पूरा हो गया तो ये भी आज रिकॉर्ड पे है, वहां से पैसे निकलवा लिए गए, आपको पता नहीं इस चीज का। बाद में सिरे माल को ऑन भी किया गया, वहां पे 60 लाख कितने डॉलर थे गालबन, वो पैसा निकाल भी लिया गया। जरदारी साहब ने ऑन भी किया, हाँ मेरा पैसा था, हमने ले बेच भी दिया, ये बेच भी दिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद राजा परवेज अशरफ से खत लिखवा दिया, पता नहीं वो भी पोस्ट किया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट को दिखा रही है कि हमने खत दे दिया। इशू ये था टेक्निकल डॉक्टर साहब के, वहां पे स्विस कोर्ट ने कहा था हुकूमत पाकिस्तान की इतनी देर सारी चीजें थी, वो उसके बाद केस नहीं खोल। अब मामला ये है, वो तो था वहां का मामला डॉक्टर साहब, ये सिरे माल के जो पैसे वहां से आगे शिफ्ट हुए, खत में लिखने में डिले किया, नैब उसके ऊपर बैठा रहा, उदैबिया की जिस तरह पेपर और उदैबिया इंजीनियरिंग के ऊपर नैब ने अपील क्यों नहीं की टाइमली, नैब जो उदैबिया पेपर को ले गया इंजीनियरिंग को क्यों नहीं किया, जो मर्ज हुए थे वो भी आपको पता है, सारी कहानियों को पता है। लेकिन जो बात में ठीक है, जब पैसा रिकवर नहीं हुआ, खबर पर जाने मुझे नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने ये सरे महल ये वो ये केस किया, तो वो तो गिव एंड टेक हो गया ना, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये सारा ट्रायल होता रहा। पे पार्टी की गवर्नमेंट है, उन्होंने डॉक्टर साहब मुशर्रफ ने साथ मुकम का कर लिया, मुशर्रफ ने एनआरओ कर लिया, इनसे कुछ नहीं निकलना। क्या आज रिश्वत बंद हो गई है? लेकिन क्या आज पावर से रिश्वत नहीं हो रही? आप बाहर निकले, मुझे बताएं कौन सा ऐसा महकमा जहाँ पे करप्शन नहीं चल रही? मुझे ये कौन सा ऐसा बंदा जो करप्शन नहीं कर रहा? तो पकड़े जा रहे हैं ना, पकड़े जा रहे हैं। जब आपके वज़ीर आज़म पकड़े जा रहे हैं, आपके सदर पकड़े जा रहे हैं, आपके वज़ीर आज़म पकड़े जा रहे हैं, आज कौन सी ऐसा बड़ा इंकलाब आ गया है, कौन सी ऐसी बड़ी तब्दीली आ गई? डॉक्टर साहब इससे बड़ा इंकलाब क्या हो सकता है, सुन ले, इससे बड़ा इंकलाब क्या हो सकता है कि इस मुल्क के अंदर सिटिंग जो प्राइम मिनिस्टर है, जिसकी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर हो, वो जेल में जाए, सदर मुल्क जेल में जाए, वजीर आजम 2-3 जेल के अंदर यात्रा कर रहे हो, केस पोस्ट पेश कर रहे हो, अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली का जेल में हो, एक साबिक मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जेल में गई, ये कौन सी पहली तारीख है? आसिफ अली जरदारी जेल में गए, मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ जेल में गए, सब कौन सी? उसके बाद फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया ना कि आप भी लूटे हम भी लूटे, हम अभी भी तो यही हो रहा है। तो आप तो तीसरी पार्टी आई, मुझे बताएं क्या तीसरी पार्टी करप्शन खत्म हो गई है? मैं कब कह रहा हूं खत्म हो रही? क्या आप गारंटी देते हैं कि इस मुल्क में किसी क्लब पे जो है जो देखिए आपका सबसे ताकतवर ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद पकड़ा गया, आपका चीमा पकड़ा गया, आपके ख्वाजा फराद में पकड़े गए, वो तो नवाज शरीफ ने भी पकड़ा, आप अलीम खान पकड़ा गया, अलीम खान नहीं पकड़ा गया, वो इनका एक और मिनिस्टर पकड़ा गया, सप्तान पकड़ा गया। अब जो पकड़ा जाता है आप कहते हैं वो पता नहीं, मुझे पता है, आपको पता है, दूसरे आप इसी प्रोग्राम में बताते रहे। डॉक्टर साहब मसला ये नहीं है, जब बैलेंसिंग फैक्टर बना रहे हैं कभी कुछ करते हैं, मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, सर आप लोग कहते रहे लोग ये जो पकड़े गए, सुन ले, ये लोग पकड़े गए पाकिस्तान की तारीख में, जहांगीर तरीन वो कह के वो इमरान खान का एटीएम नहीं है, वो इन्वेस्टर नहीं है, उसने जहाज में बंदे भर भर के नहीं ले गया, आज उसके गिर्द एफआईआर तो एफआईआर नहीं हो रही, नहीं अगर पकड़े जा रहे। डॉक्टर साहब पहली दफा ब्यूरोक्रेट फाइल पे साइन करते हुए डरता है ना, यही पीटीआई को मसला है ना, क्योंकि उनको पता है कि हमें पकड़े जाएंगे।
हमें अब आपने तीसरी फाइल कुव्वत की बात आ गई। कर दी है, इमरान एक खान फाइल आप बड़ी कहते हैं अहम विक्टिम चली। मिनिस्टर अगर कर रहा है अच्छा, तो सुनिए। कल को उसके मिनिस्टर वो भी तो फेस करेगा असद खरल साहब अगर अपनी उसकी खबर हुकूमत हमने नहीं इस पर आती आना है, इस पर आना है। ये जहांगीर तरीन कच्चा साहब- कल्चर है ना, जहांगीर उसको तरीन साहब, सट्टा माफिया, इस सारे पर हमारे पास बड़ी तफसील है। अभी ब्रेकिंग न्यूज भी चल रही है, बड़े इंकशाफात हो रहे हैं। हाँ, जो पकड़ा जा रिकवरियां रहा है- नहीं हुई, सारी रिकवरियां नहीं हुई, जो हमारा भी है, डोगर साहब कंसर्न है, करोड़ों रुपए ऊपर लगा दी। जब तक सर, रिकवरी नहीं अखलाकी होगी तौर पे भी तो है ना, हमें इन केसों अगर की जरदारी जरूरत साहब नहीं है। मानते हैं सर महल उनका है, पहले इनकार करते थे, फिर मानते हैं, फिर वो कहते हैं कि कुरान हदीस थोड़ी है, तो अखलाकी भी तो आप हमारा मसला है फ्लैट ना। पार्क अच्छा लेके सर, नहीं मान रहे हो, क्या करें अब? जो ना अच्छा, माने तो इक्तिसादी राबता कमेटी ने मरे तो कल मुकर्रदा को ला जाए। कल एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी। इक्तिसादी राबता कमेटी ने इस चीज़ की इजाज़त दी कि चूंकि चीनी माफिया को कंट्रोल करना है तो चीनी दरामद करनी है भारत से। कॉटन की हमें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, हमारी एक सबसे बड़ी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है, उसको हमने खुद ही तबाह किया कॉटन को, तो अब वो भी भारत से इंपोर्ट करने की कह दिया, सिफारिश कर दी ईसीसी ने। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। मौजूदा सूरत हाल में जब से ये 5 अगस्त 2019 का वाक़या, तब से लेकर तो बहुत बड़ी खबर। जिस तरह कश्मीर के ऊपर जो जुल्म ढाया जा रहा है उसके हवाले से अगर देखा जाए, बिल्कुल हर तरह के ताल्लुकात ख़त्म हैं पाकिस्तान भारत में। लेकिन आज काबीना की तरफ से एक अजीब यू टर्न नज़र आया कि काबीना ने इसकी इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कि जी जब तक मकबूजा कश्मीर का जिस तरह से मामला है या वो स्टेटस बहाल नहीं होता जो आर्टिकल 370 ख़त्म किया गया, जिसमें उनको कुछ आज़ादियाँ थी नहीं, बाहर से आके लोगों को आबाद नहीं किया जा सकता, यहाँ की प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जा सकती मकबूजा कश्मीर में जो मुसलमान हैं उनकी, वो सब ख़त्म कर दिया गया। तो ये जब चीज़ें वापस नहीं ली जाती, पहली शर्त यह है, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा जी काबीना में बात हुई है कि पहली शर्त यह है कि वो चीज़ वापस लें, फिर आगे बात चलेगी। किसी किस्म की कोई तिजारत तब तक नहीं हो सकती। डाल दी है मुझे समझ सब ये तो बता सर मैं कहां से आ गया? चले मैं अर्ज कर देता हूँ। इमरान खान ने कहा था, वजीर आजम ने कहा था, वजीर खारजा ने कहा था कि फर्म है कि जब तक ये स्टेटस वापस नहीं होता हम कोई ट्रेड, कोई बात, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये कहा था। आर्मी चीफ ने भी कहा था, अब प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था। ईसीसी की एक तजवीज़ आ गई, आपने यूटर्न बना दिया। भाई उनकी तजवीज़ है, हमारे साहब ने की ना, तो वो एक्सपोज हो गए। हुकूमत पाकिस्तान तो उसी पॉइंट पे इमरान खान साहब खड़े हैं, उसी पॉइंट पे हमारी आर्मी खड़ी है, अस्करी और सियासी जो क्यादत एक पॉइंट पे है। यू टर्न तब होता जब ट्रेड करते। सर गुजारिश तो सुन लें इस आजिज की। सर वजीर तिजारत कौन है? एक सेकंड, वजीर तिजारत है वजीर आजम। मेरी गुजारिश सुन लें ना सर, सर मेरी पॉइंट, अब जो असद खरल साहब ने कहा वजीर तिजारत है वजीर आजम पाकिस्तान, इमरान खान उनके पास है पोर्टफोलियो, वहां से ईसीसी में जाता है मामला, यानी इमरान खान साहब भेज रहे हैं जो उनके अंडर वजारत है, वो चीजों का नहीं। स्टेट बैंक का उनका पूरी बात होने दे। मैं जहां आप सबसे, आप लोग तो कहते हैं जी सबसे ज्यादा मैं डिफेंड करता हूं वजीर आजम को। अच्छा, वो भेज देते हैं समरी ईसीसी में, वहां पर बहस होती है, यानी इमरान खान साहब के अंदर जो तिजारत है बराह रास्त उसकी तरफ से समरी गई, ईसीसी में बहस हुई, उन्होंने कहा जी ठीक है। अब दोबारा जब काबीना में आई तो वज़ीर आज़म कह रहे हैं तो कैबिनेट का जी बाबर साहब अब आपकी बारी। सर ये जो ईसीसी की वर्किंग है ना, मैं एक नालायक आदमी हूँ, लेकिन वो पहले समझ लें कि वो कैसी बात करते हैं आप मेरे से। बहुत होता ये है कि जो आपकी जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ फूड, ये अपने प्रोविंस से कोऑर्डिनेशन करती हैं, पता करते हैं कि किस चीज़ की शॉर्टेज है, उसके बाद वो सारी चीज़ें कलेक्ट करती हैं, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और ये सारी इस पर बाकायदा तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और ख़ास तौर पर अगर इंडिया से आपने कोई चीज़ मंगवानी है तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ईसीसी के एजेंडे से आने से पहले इस पर कंसल्टेशन होती है, बाकायदा तौर पर डिस्कशंस होती हैं, डिस्कशंस के बाद सारी चीज़ें एजेंडे पे आती हैं। ये इस तरह नहीं होता कि जनाब वो अच्छा एनु फाड़ के रात को एनु पा दो, इस पर बाकायदा एक पूरा होमवर्क होता है, उसके बाद यहाँ तक आता है। ठीक, मेरा तो पहले तो सवाल ये है कि क्या ये मिनिस्ट्री, इतनी सारी मिनिस्ट्री जो इसमें इन्वॉल्व हैं, इरादी भाई इसमें शुगर है, इसमें यार्न है, कॉटन है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भी है, कॉमर्स भी है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड भी है, फिर पंजाब की गवर्नमेंट भी इसमें इंगेज हुई होगी, फिर फॉरेन मिनिस्ट्री भी हुई होगी, फॉरेन मिनिस्ट्री भी इंगेज हुई होगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी हुई होगी, डिस्कशंस हुई होंगी, और बहुत सारे इदारे वर्किंग पेपर बने होंगे, उसके बाद ये टेबल पे आई होगी। अब मेरा सवाल ये है कि उसमें कैबिनेट कमेटी, जो हर एक की कैबिनेट कमेटी बनी हुई है, हर कैबिनेट कमेटी के पास रेलेवेंट एजेंडा होता है, उसमें आपस में डिस्कशंस होती हैं। ठीक, क्या इस गवर्नमेंट में किसी ने ज़हमत नहीं की कि पहले इस पर डिस्कशन करें? उन डिस्कशन में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है उसने कोई अपना ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया कि ये सारा एजेंडा वहाँ पर आ भी गया, उसकी अप्रूवल भी हो गई, फाइनेंस मिनिस्टर ने उसकी बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंसमेंट भी कर दी, सारी दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया ने उसको उठा भी दिया कि रातों रात इनको अचानक याद है कि इसमें तो कश्मीर इशू है ही नहीं है।
मेरा ये क्या, यह गवर्नमेंट की, ये तो उसी तरह से जिस तरह से आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट के लेटर गया था और वो बगैर सर पैर के पहले लेटर इधर गया, गवर्नमेंट है ना, हैंड आउट जारी कर दिया साहब, इस तरह से गवर्नमेंट नहीं साइन कर दिया, उनको नहीं पता। ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। बड़ा मुख्तसर मैंने ईसीसी की एक चीज है जो असद खरल साहब पॉइंट रेज कर रहे थे, मैंने जब यूटर्न का ये जरूर है कि फाइनल डिसीजन का बात कर रहे हैं, प्रोसीजर बात वजीर ये कह रहे हैं, हाँ, जो प्रोसीजर वजीर कह रहे हैं कोडल फॉर्मेलिटी जो बात है ना, काबीना ने देनी है। सुन तो ले, कोडल फॉर्मेलिटी काबीना ने तो जारी बात है अप्रूवल देनी है, उसके बगैर तो प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं। वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है ना कि कलेक्टिव जब तक फैसला नहीं होगा प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं है। कैबिनेट जब तक कलेक्टिव जो फैसला होगा उसको हम मानेंगे। प्राइम मिनिस्टर अगर कह भी देगा जब तक कैबिनेट उसकी अप्रूवल नहीं। अब तो इनकी ईसीएल से नाम निकालना और डालना, उसमें भी कैबिनेट आ गई है। और जो बजट से थोड़ा बहुत वज़ीर दाखिला को नहीं वो अल्टीमेटली कैबिनेट ब्रेक हो जाएगी फाइनल। अब मामला ये है कि डोगर साहब ने जो फॉर्मेलिटीज बताई हैं, अब यही गवर्नमेंट से डोगर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान को अगर इतना ही पता होता तो वो हैंड आउट जारी करते, प्रेस एक नोट वज़ीर आज़म हाउस से निकला और साइन कर दिए कि हमने एक्सटेंशन दे दिए। उसके बाद सदर मुल्कत को एक समरी भेजी, वो उसमें कोई और था, दूसरी भेजी उसमें कोई और कहानी बन गई, सदर ने कोई और थी उसमें एक्सटेंशन पता नहीं क्या आ गई। अच्छा अब मामला ये वो ना तजर्बेकार, ये तो आप बात कर था। फिर उस्मान बुज़दार में फर्क क्या कह रहे हैं? 5 अब 3 साल हो गए हैं, तो ये कब तजुर्बा आएगा? लेकिन एंड्स वेल दैट ऑल वेल, अच्छा एंड्स वेल दैट ऑल वेल गल बात ये है, बात ये कि आपने सारी दुनिया में पहले अपना मजाक उड़वा दिया, उसके बाद कहा जी एंड्स वेल ऑल जो उड़ने वाली बात है ना, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मजाक इसका नहीं उड़ा कि वज़ीर आज़म साहब को वो क्या भूल गए थे। वज़ीर आज़म ने साहब नहीं कहा था ना खुद ही चंद माह पहले ही कि जनाब कश्मीर का जो लेटर में भी अच्छा मोदी को लिखा उसमें कश्मीर है। अब वज़ीर खारजा का बयान आया, फिर उसके बाद आर्मी चीफ का इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात की गई, फूड सिक्योरिटी की बात हुई। अब मामला ये है कि अभी अगर कैबिनेट ने अप्रूव नहीं किया, अच्छी बात है, आपको वेलकम करना चाहिए डॉक्टर साहब। ठीक है, पूरे पाकिस्तानी जो अवाम है उसकी उमंगों के मुताबिक फैसला किया। वज़ीर आज़म साहब जो है जो गई थी उसमें वो खड़े हैं। ब्रेक लेते हैं। एक खबर मैं आपको दे दूं कि कोई कमेटी भी बन सकती है जिसमें ये कहा जाए, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा, देखें जी ये चीजें अब कहां से मिल सकती हैं, पूरी दुनिया में देखा जाए जहां से अच्छा रेट लगे। तो सबसे अच्छा रेट अगर सिर्फ इंडिया में मिल रहा है तो फिर क्या होगा, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। ब्रेक लेते हैं। अब पता चला। अब पता चला। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे से दूर हुए, लेकिन अब तो इख्तलाफात, रंजिशें इतनी बढ़ गई हैं कि अब मुखालफत हो गई है, और इतनी मुखालफत के लग रहा है कि अब अपोजिशन के अंदर भी एक अपोजिशन हो रही होगी। हुकूमत से ज़्यादा पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात नजर आएंगे। नून लीग और फजलुर रहमान साहब की पार्टी ने एक इक्का कर लिया है और वो ये कह रहे हैं कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी को तो हम मानते ही नहीं है अपोजिशन लीडर। और अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि अगर अच्छा ये बात है तो हम फिर कौमी असम्बली में नून लीग का अपोजिशन लीडर मानते, अपनी हम अलग करेंगे। वो कह रहे हैं जी सेनेट में हम अपनी अपोजिशन बेंचेस हम अलग एक ग्रुप बनाएंगे। इतने ज़्यादा इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं कि अब इसका फ़ायदा हुकूमत उठाते हुए पीपल्स पार्टी को अप्रोच कर रही है कि पार्लियामेंट को आगे चलाना है, कमेटियां बनानी है। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी मुस्बत जवाब आ रहा है, और नून लीग बदला ये ले रही है कि पीपल्स पार्टी को अब अपोजिशन का जो भी एजेंडा हो या बातें हो, कोई बैठक हो, उसमें शामिल ही नहीं करी। बाबर साहब, ये सब क्या हो रहा है? इससे तो मरीम साहबा को भी नुकसान हो सकता है अगर उनको बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने आज कहा है कि अगर वो किसी रिश्तेदार से मिलने बाहर जाता है कोई, या वैसे भी कोई जाता है, तो कोई मना तो नहीं कर सकता, और वो जब तक इस हुकूमत का इलाज नहीं हो जाता वो बाहर नहीं जाएंगी, जब तक, यानी बाहर जाने की बातें हो रही हैं। तो ये अपोजिशन अगर कमज़ोर होगी, नून लीग पीपल्स पार्टी होगी में आपस में इख्तलाफात, इसका फ़ायदा ना सिर्फ ये कि हुकूमत को होगा, नून लीग फजलुर रहमान साहब को भी बड़ा नुकसान होगा। देखिए नुकसान, पीडीएम तो टूट चुकी है उसामा साहब, पीडीएम माजी का किस्सा बन चुकी है। फिर पार्टी ने जो गेन करना था वो गेन कर लिया। नून लीग को अकल आ गई है, नून लीग को पता चल गया कि उनके साथ हाथ हो गया है, और नून लीग का एक बड़ा सेगमेंट जो था, एक बड़ा हिस्सा जो था, वो तो पहले ही मरीम को ये समझा रहा था कि बीबी बिलावल पे इतना इन्हिसार ना करो, अल्टीमेटली ये तुम्हें डिच करेंगे। अब मरीम जो है, मरीम खुद अपनी डूबती किश्ती जो है उसको बचाने की कोशिश कर रही है। मरीम खुद भाग दौड़ कर रही है, किसी तरीके से वो अपने आप को बचा लें। 13 तारीख को उनकी बेल ख़त्म हो जानी है। नैब जो है वो उनके पीछे है। राना सना जो है उनकी भी 4 अप्रैल तक बेल एक्सटेंड हुई है। राना सना खुद जो है वो जो कह रहे हैं कि मरीम बाहर जाने से कौन रोक सकता है, उनको अब लगता है कि मुझे अंदर जाने से भी कोई नहीं रोक सकता। वो खुद परेशान बैठे हुए हैं।
तो मरियम और उनके जो नून लीग के अंदर दस्ते राज थे वो सारे इस वक्त मुश्किल में हैं। मैंने आपको कई दफ़ा यहाँ पर बताया कि नून लीग की मेजॉरिटी मरियम को छोड़ चुकी है, साइड पे हो चुकी है। मरियम का नून लीग में कोई फ्यूचर नहीं है। मरियम का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मुझे कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। आने वाले वक्तों में जो नून लीग की क़यादत है वो शहबाज शरीफ ने बाहर आना है, उन्होंने संभालनी है। हमजा शहबाज संभालेंगे, वो जो है एक नया बयानिया लेके चलेंगे। मरियम के बयानिया पिट गया है, मरियम के बयाने के साथ नून लीग में कोई खड़ा नहीं हुआ। मौलाना फजल रहमान खुद परेशान है। मौलाना शिरानी कल उनके पास हाजिर हुए, उन्होंने कहा कि जनाब मौलाना को मेरे लिए खिदमत है, बताऊं मैं आपकी इस मुंदार में जो किसी फंसी हुई है कहीं तो मैं उसको निकाल के बाहर कर देता जिनको निकाला, जिनको निकाले थे, अब वो उनसे कह रहे हैं कि बताएं हम आपको इस गिरदाब से बाहर निकालते हैं, आप हमें हाथ पकड़ाएं और जान छोड़ें सारा कुछ और आगे चलें। तो समा सबको अकल आ गई है, सबको पता चल गया है कि वो जो बेवकूफ़ बना रही थी पार्टी इनको, वो जो बिलावल भुट्टो ने आगे 2 दिन जज्बाती तकारीर की और उसके बाद वो भाग गए और बाद में मरियम और मौलाना फजल रहमान जो है उनको अब पता चला है, अब उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। पार्टी टूट गई, पार्टी के लोग ना मरियम के साथ हैं ना मौलाना फजल रहमान के साथ हैं। खुद दोनों बीमार पड़े हुए हैं, बीमार भी आप देखें इकट्ठे ही हो गए हैं, घर में है, मायूसी में है। मरियम जो है वो बेचारी डेस्परेट कोशिशें कर रही है कि किसी तरह से कोई हाथ पाँव पकड़ ले और इस गिरदाब से मैं बाहर निकलूं, लेकिन अब वो इस गिरदाब से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो टाइम गुजर चुका है। अब आने वाले दिनों में जो पॉलिटिक्स है वो शहबाज शरीफ की है। नून लीग के अंदर मेजॉरिटी शहबाज शरीफ के साथ खड़ी हुई है, लोग उनकी बेल का इंतज़ार कर रहे हैं, जो लग रहा है कि उनको मिल जाएगी। तरामाफशाही जो लग रहा है कि उनको मिल जाएगी। ठीक है। तो ये पाकिस्तान की सियासत का फ्यूचर है। कि अब जिन्होंने इदारों को टारगेट किया, जो इदारों को गालियां दे रहे थे, जो कोर्टों को गालियां दे रहे थे, जिनका ख्याल था कि जनाब अदारे डर गए हैं, अदारे लेट गए हैं, अदारे जो हैं वो इतना खौफजदा हो गए हैं कि अब वो जो चाहेंगे उनसे दबाव डाल के हमें बाहर जाने देंगे। ना उनके साथ अवाम खड़ी है, ना पार्टी के लोग खड़े हैं और वो अब तन्हा खड़े हुए हैं और उन्हीं इदारों की तरफ देख रहे हैं कि जनाब हमें 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 कोई वापसी का रास्ता निकाल कर दें। अच्छा असद खरल साहब, ये बात आप भी करते रहे, बाबर साहब भी करते रहे, जो आज हो रहा है आप इसको फोर्सी कर रहे थे। बस ये भी बंदे की बसीरत होती है अल्लाह की तरफ से और फिर तजर्बा होता है कि ये होगा, माजी में भी देखा गया। फवाद चौधरी ने कहा था कि इतना कम अरसा कभी कोई पाकिस्तान की तारीख में कोई अपोजिशन की कोई बड़ी तरीके नाकाम तरीन तरीके भी इतनी कम अरसे में नहीं कम ओपीएन ने दाल बटी और एक चीज मैं आपको एमआरडीओ जी जी मरियम बाहर नहीं जा सकेंगे, ये मैं आपको लिख के दे। अच्छा आप अगली सुन लीजिए। वो खुद भी कह रही है, राणा साहब बंदिया दे रहे हैं, एक चीज राणा साहब बंदिया दे रहे हैं कि वो बाहर जाएंगी लेकिन इलाज करके जाएंगी। इलाज तो जिस तरह बिलावल साहब ने टांग मार के हुकूमत गिरानी थी, इन्होंने दिसंबर और जनवरी में इलाज क्या होगा, वो तो इलाज जो है अपना इलाज पहले कर ले, फिर हुकूमत का इलाज भी कर ले। अपने घर में वो कहते हैं ना हाउसिंग ऑर्डर कर ले, वो कहते हैं पुरानी पंजाबी मिसाल है कि मंजी थले डांग फेरो। पहले गलत है कि पहले अपने आप तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इस्तीफे 2 आपने मुंह पे मारने थे, 165 आपके पास आ गए थे, पहले वो इकट्ठे कर ले, जब तक इकट्ठे हो जाना। जरदारी साहब ईंट से ईंट बजाने गए थे बाहर, मट्टी ईंट इकट्ठे करते करते फिर माफियों पे बाद आ गए। मामला जो है उसामा साहब, नून लीग ने एक तरफ, अब ये देखें ना, नून लीग तो पहले ही उनके साथ कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा जरदारी विन विन सिचुएशन में रहेंगे। नून लीग ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी के मामले पे हम डटे रहेंगे। पीपल्स पार्टी तो उनको सुन तो ले, पीपल्स पार्टी ने क्या किया जी, उन्होंने अलग चैम्बर के लिए बिलावल भुट्टो ने दरखास्त भी दे दी है, मिल भी गया, मिल भी गया। अच्छा होगी बात। हाँ जी, लिहाजा ये जो अपोजिशन लीडर ना मानने की कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ को बात या नून लीग को बात हो रही है, नवीर जमा जो कमर की बात है, वो जारी बात है पार्टी पॉलिसी थी जब शहबर नया ले लिया। अच्छा उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ना हम किसी इजलास में इनको बुला रहे, पीपल पार्टी नहीं बुला रही, नून लीग जो है वो भी नहीं बुला रही। अब आगे सुनते हैं जरा, यानी सारी चीज़ें। पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने इजलासों का बाइकाट कर दिया, जो बड़ा फैसला करते हो स्पीकर को जो बुलाए गए इजलासों का जो बाइकाट था ना, उसका उन्होंने यानी वापस ले लिया है। और साथ उन्होंने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली तलकात बेहतर बनाने का भी पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया। सुनते जाएं, यानी नून लीग अब आइसोलेशन में चलेगी ना, आप सुनते जाएं। फिर उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के फैसले का इंतजार है, जिसके बाद नून लीग अहम फैसले करेगी। नून लीग यानी पीछे ट्रक की बत्ती के पीछे है, अभी वो कह रहे हैं कि मजीद अभी फैसले का इंतजार है। उन्होंने धक्का दे दिया, लटके हुए साथ। अच्छा। पीपल्स पार्टी ने धक्का, आगे सुन ले। सेनेट में अब पीपल्स पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, ये ड्रामेबाजी, इसको कहूँगा मैं ड्रामेबाजी कहूँगा। जनाब रजा रब्बानी साहब
और जनाब मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने कहा कि जनाब बाप से जो हमायत ली है ना, और जनाब जो दिलावर ग्रुप से ली है मदद, वो तो हमारे एहसास के खिलाफ है। तो आप भाई अगर एहसास के खिलाफ है तो आप रिजाइन कर दे दोनों बंदे। पीपल्स पार्टी उस जमात पे, उस जमात से आप रिजाइन कर दे। आप बीच में कभी आप जब वो मिलिट्री कोर्ट का था तो आपने आंसू पाने टसवे पाने शुरू कर दिए थे। मादर के साथ आप बड़े हैं माशाल्लाह, लेकिन बात यह है कि असूली इख्तलाफ ये नहीं होते। अगर आपने इख्तलाफ करना है, आप दोनों जो रकान है आप रिजाइन करें। पार्टी की पॉलिसी से इख्तलाफ है आपको, लेकिन ये है कि सिर्फ दिखावे के लिए अब आपके साथ पीपल्स पार्टी ने घाटे का सौदा किया, ऐसा इकबाल साहब कह रहे हैं, और साथ कहीं जाने का इरादा नहीं, इधर बैठकर आपका इलाज करोगे मरियम साहब, क्योंकि डोगर साहब और प्रोग्राम हमारा देखते हैं, उन्होंने देखे कुछ ना कुछ उनको करना पड़ता है। लेकिन मामला ये है कि अब अगले जो सिनेरियो ये है, एहतसाब अदालत के जज साहबान जो है गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो इतलात ये है कि शायद उनकी ट्रांसफर होगी, जिन्होंने केस सुने थे बहुत ज़्यादा। अब उनकी जगह पे नए जजेस आएंगे। मरियम साहबा का ज़ाती मुआलजा आ गया है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से नैब में वहाँ पे अपील भी कर दी है कि जनाब वापस बुलाया जाए। प्रोक्लेम्ड फंडर, इश्तिहारी सजा याफ्ता सारी चीज़ें हैं। मरियम साहबा का घेरा तंग हो रहा है, उनके वालिद का घेरा तंग हो रहा है। जरदारी साहब का सिरे माल का केस है, वो एक ट्रक की बत्ती है, लंबी कहानी है, ठीक है, उसमें क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। लेकिन सिनारियो ये है कि जो अभी जो सूरत हाल बन रही है, पीडीएम तो खत्म हो चुकी, नून लीग आइसोलेशन में चलेगी, और नून लीग के आगे से नवाज शरीफ और मरियम माइनस हो गए, माइनस नवाज माइनस मरियम। आज काफ लीग को ज्वाइन किया है कुछ लोगों ने पंजाब के अंदर। मामला ये है कि सिनेरियो बड़ी तेजी से बदल रहा है। ये बताएं बाबर साहब ये बताएं कि अब पार्लियामेंट किस तरह चलेगी? पीपल्स पार्टी बिल्कुल भरपूर तरीके से साथ मिल गई है, कानून साजी होगी। शहबाज शरीफ अगर टेक ओवर करेंगे तो पहले नेशनल गवर्नमेंट की इस तरह बात करते हैं, तो वो भी फिर उसी तरह से बहस वगैरह होगी। आपने मेरी बात का खुद ही जवाब दे दिया कि शहबाज शरीफ आएंगे, वो जाहिर बात है कि वो इस पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे। वो पहले भी इस्तीफों के खिलाफ थे, ठीक है, पहले भी दोबारा पीपल्स पार्टी और नून लीग एक तरह से मतलब एक तरफ चल पड़ेगी पार्लियामेंट। ब्रेक के बाद बात करेंगे। नए इंकशाफात हो रहे हैं, सट्टेबाज जो पकड़े जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। सट्टा माफिया पाकिस्तान में क्या क्या करता रहा है, किस तरह चीनी महंगी करता रहा है, होशरुबा इंकशाफात होते चले जा रहे हैं। किसी एक ब्रोकर को पकड़ा जाता है, वो बताता है जनाब व्हाट्सएप ग्रुप में क्या क्या हो रहा था, और फिर पता चलता है कि सारे जितने बड़े बड़े ग्रुप्स थे या 8-10 का, जिनका शहजाद अकबर भी कह रहे हैं, वो सारी असल में तयन करते थे चीनी की कीमत क्या होगी। यानी सरकार का कोई काम ही नहीं है, ये एक माफिया था, और वो डिसाइड करता था कब आपने क्रशिंग करनी है शुरू, कब नहीं करनी, कितनी ज़ख़ीरानंदोज़ी करनी है। आगे फ्रंटमैन रखे हुए थे ब्रोकर्स की तरह से, वो सारा क्या इतनी कीमत निकाल दो, और व्हाट्सएप थे जिसमें सब शामिल थे। अब एक के बाद एक नई चीज़ सामने आ रही है। बाबर डोगर साहब, ये ऐसे लगता है कि इस मुल्क को चला रहे थे, असल में ये माफियाज चला रहे थे। तो ये जो हुकूमती सतह पर ब्यूरोक्रेसी थी, या मुसाबकती कमीशन है कि जी कोई ये आपस में रेट तय ना कर लें, या प्राइस कंट्रोल कमेटियां, ये सब बेकार की चीज़ें थी। असल तो हुकूमत इन लोगों की है। उसामा साहब, दो बड़े फैक्टर थे। एक तो जितने भी शुगर मिल मालकान हैं, ये सारे बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, सारे ताकतवर, सियासी पोलिटिकली बड़े ताकतवर लोग हैं। आप देखें कि यहाँ इसमें बड़े बड़े सियासतदान हैं, मीडिया मालकान हैं, जो बहुत ही पावरफुल हैं। एक बात, दूसरी बात, उनके पास बहुत पैसा है, वो अपनी मर्जी के बंदे उन्होंने लगवाए हुए हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री हैं, चाहे सेक्रेटरीज हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अपनी अपनी मर्जी के बंदे वहाँ पर वो पॉइंट करवा लेते हैं। वो बंदे लगवाते हैं जो पूरी इंडस्ट्री जो है उसका जो है वो इंटरेस्ट जो है उसको मॉनिटर करते हैं। आप यहाँ पर अंदाज़ा लगाएं कि साबिक सेक्रेटरी फूड पंजाब राना नसीम साहब जो हैं, वो मैनेजर हैं आजकल, रिटायरमेंट के बाद चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं जहांगीर टीम की शुगर मिल के। जो बंदा सेक्रेटरी था फूड का, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर वो जहांगीर टीम के सारे इंटरेस्ट जो थे उसको प्रोटेक्ट करता था, और जब वो रिटायर हुआ तो उसको बाद में उन्होंने अपना मैनेजर रख लिया। अब जो अगला बंदा वहाँ पे लगवाएंगे वो भी अपना लगवाएंगे, और हुकूमत में अगर वज़ीर आला उनका, प्राइम मिनिस्टर उनका वो नहीं होंगे तो हुमायूं अख्तर खान होंगे, हुमायूं अख्तर खान नहीं होंगे तो शहबाज शरीफ होंगे, शहबाज शरीफ नहीं होंगे तो जरदारी साहब होंगे। तो गवर्नमेंट तो अल्टीमेटली इन्हीं लोगों की रहनी है। तो ये लोग जो है वो इस तरीके से मैनूवरिंग करते हैं। सरकारी अफसरान को ये भी होगा कि मैं जब रिटायर होऊंगा तो मुझे लाखों, मैं आपको एनटीडीसी हो गया, हो गया, डिस्कोस हो गया, बापटा में लोग जो है ये ट्रांसफर कंपनी है, जिस तरह यहाँ पर पहले उनको इंसेंटिव देते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हमारे पास आ जाएं, तो वो फिर उनके। मैं आपको बहुत सारे ऐसे
ब्यूरोक्रेट लंबी लिस्ट है पूरी। 60 साल की उम्र में जब वो रिटायर होते हैं तो वो बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर यहाँ बड़े बड़े जो ये है पूरी कारपोरेट सेक्टर के अंदर, हाँ जी, वहां पर चले जाते हैं। शुगर मिल मालकान जो है इनके लिए नौकरियां करते हैं, इनके इंटरेस्ट जो है उनको गार्ड करते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं दौरान नौकरी भी, और बाद में नौकरी के बाद भी वो इनके माली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें उनसे लेते हैं। उसमें सबसे बड़ी मिसाल राना नसीम साहब। आप सुन ले, राना नसीम का किस्सा सुन ले। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, हाँ जी, और उन्होंने JWD जो अकाउंट है उसके जो CEO हैं, जिसके जहांगीर तरीन साहब और उनके बेटे भी सारे अली तरीन, 60 करोड़ से जायद रकम की ट्रांजैक्शन की, और मसूफ ये कहते हैं कि तनख्वाहों और बोनस की मद में रकम ली जा रही थी। जबकि दूसरी जानब उसी अरसे के दौरान जिस मिल वो जो उनके दामाद वलीद फरूकी और जो सारे वो फरूकी पल्प लिमिटेड जो है या बाकी जिस कंपनी के अंदर डाल रहे थे, हाँ जी, वो खसारे में जा रही थी। यानी खसारे में जाने वाली बोनस और तनख्वाहें किस तरह दे रही है। 60 करोड़ वो FI ने उनसे मांगा है रिकॉर्ड कि आपने जो बरूने मुल्क पैसे दिए शरीफ फैमिली को या सॉरी जहांगीर तरीन फैमिली को या अपने लोगों को भिजवाए, उसकी भी तफसीलात ले। माशाल्लाह मुबारक को, उनकी आज जमानत हो गई है बैंकिंग कोर्ट से। उनको आज FI ने तलब किया था, उनकी जमानत हो गई है। जाहिर बात है उनका कानूनी हक है, फंडामेंटल राइट है, उनका बेल हो गई है। लिहाजा उसके बाद वो रिकॉर्ड शिकार्ड आगे पीछे करने में चले, उनको आसानी हो जाएगी। नहीं करते नहीं करेंगे जो भी है। बरूने मुल्क तो शायद अभी नाम ECL में नहीं है, शायद जा भी जाए या ना जाए, वो एक उनकी मर्जी है अपनी। वैसे जाना जाए जा भी सकते हैं, पाक ईरान पाक अफगान पार्ट डोगर साहब हमने देखे भी ऐसे माल, क्योंकि अभी मेरा ख्याल नाम उनका ECL में नहीं डला होगा। अच्छा, अब FIR के जो मुताबिक है नसीम जो है राना, उनका दावा है कि ट्रांजैक्शन तनख्वाहों और बोनस की मद में, जबकि दूसरी जानब पिछले साल 5 सालों में खसारे में मुसलसल। जहांगीर तरीन ने JWD के फंड में खुर्द की, जबकि जहांगीर तरीन आमिर वारिस राना नसीम मनी लॉन्ड्रिंग, आमिर वारिस जो है 2 अरब रुपए का तकरीबन पैसा उन्होंने खाते लगाया, ठिकाने लगाया, और 3 अरब 14 करोड़ जो है वो उस जो अपने दामाद की मिल या बंद मिल है उसके अंदर वो चला गया। 60 करोड़ का चूना इन्होंने लगा दिया। ओवरऑल मैं आपको सिर्फ ये हमें सोमा साहब मैं पढ़ता हूँ और आप और हम शर्मा लें खुद। सट्टाबाजों के व्हाट्सएप ग्रुपों में जो मजीद 392 अकाउंट जो है उसकी तफसीलात अभी तक सामने आई। 392 की 392 अकाउंट्स में मजमूई तौर पर 622 अरब की ट्रांजैक्शन की गई। ये FI का जो रिकॉर्ड है उसको मैं समझे कि उसकी क्रक्स बता रहा हूँ आवाम को। 622 अरब और 392 अकाउंट अभी और जारी है काम, अभी जारी है। अरब, हाँ जी, अरब, अरब, ये अरब दूसरे अरब नहीं, बात सऊदी अरब की बात नहीं कर, अरब। 1 अरब में 100 करोड़, हाँ जी, गरीब आदमी तो गिनता गिनता उसकी उम्र गुजर जाए। FI ने इन अकाउंट्स में 7 अरब रुपए मुंजमद भी करा दिए। व्हाट्सएप ग्रुप मुल्क भर में 1000 सट्टाबाजों का जो FIA साइबर क्राइम और FIA की जो कराची में टीमें काम कर रही हैं, जो उनको भी हम सलूट पेश करते हैं। और FIA डायरेक्टर जो लाहौर में है डॉक्टर रिजवान जो है, जिनको सिंध में आपको पता ताकतवर माफिया खिलाफ लिखने के ऊपर हुक्मरानों के वुज़रा के बारे में जो लिस्ट उन्होंने शेयर की थी IG से, तो उनको वहाँ पे सिंध बदर कर दिया गया। तो आजकल वो FIA लाहौर जोन पंजाब जो है उसके जोन 1 के वो इस सारी टीम को लीड कर रहे हैं। इस तरह वहाँ पे आमर फारूकी साहब है गालबन डायरेक्टर FIA सिंध में, लेकिन तो वो 7 बंदे गिरफ्तार कर लिए। सुन तो ले डोगर साहब, अब निकाल लेते हैं लोग। डोगर साहब यही मसला है ना, पैसे सुनते सुन तो ले डोगर साहब, ये सट्टाबाज निकालते जाते हैं। चले ठीक है, अब वही आगे चीनी पर छोटे पैमाना पर सट्टा खेलने वाला भी रोजाना 5 से 10 लाख कमाता था। 40 बड़े, ये छोटा आदमी है 5 से 10 लाख रोजाना कमा रहा है। 40 बड़े सट्टाबाजों के अकाउंट्स में मौजूद 106 अरब से 32 करोड़ मुंजमद कर दिए गए। डोगर साहब, ये लोग पैसे अकाउंटों में नहीं रखते। अब टीटियां 7 अरब की शहबाज शरीफ की पकड़ी गई, नवाज शरीफ की पकड़ी गई, ओमनी ग्रुप में जरदारी में, तो वहां पे पैसे तो नहीं रखेंगे। पापड़ वाला फरूदा के अकाउंट के अंदर अगर पैसे रखेंगे तो वो तो कल को वो निकाल सकता है, तो लिहाजा उनके तो कार्ड इस्तेमाल होंगे। यानी 40 बड़े सट्टाबाजों के अकाउंट्स में मौजूद 106 अरब से 32 करोड़ मुंजमद करा दिए गए। डॉक्टर साहब, ये लेयरिंग की जाती है, लोगों के कार्ड अपने फैक्ट्री एम्प्लॉइज के कार्ड यूज किए जाते हैं, बेनामीदारों के। मुंजमद रकम चीनी पर सट्टाबाजी से कमाई गई। सट्टाबाजी में पंजाब की 30 से जायद शुगर मिल्स के मुलव्वस होने के शवाहिद है। ये मैं जो सारा नाज़रीन आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ FIA पंजाब और नैब जो FIA लाहौर जो टीम कर रही है ये उसका है। जो ओमनी ग्रुप जरदारी की मिल रही है सिंध में जो टीम कर रही है, 7 वहाँ पे बंदे पकड़े गए हैं। और यहाँ पे जो जहांगीर तरीन, उनके बेटे, उनके दामाद, उनके चीफ आमिर वारिस और दीगर जो मिले हैं, जिसमें मीडिया मालकान भी हैं और बहुत सारे हैं, उनके ऊपर जो मुकदमात हैं वो है लाहौर चैप्टर के अंदर FIA। जो इसी तरह पैरेलल एक टीम FIA काम कर रही, वो कराची में कर रही, सिंध में, वहाँ पे सारी बातें ओमनी ग्रुप जरदारी और सारी वो चीज़ें आएंगी। तो लाजा उसामा साहब मुझे ये बताएं
पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा, मैं भी डोगर साहब एग्री करता हूँ, नैब ने केस बनाया, FIA केस बना रही। हमारा मसला ये है कितने अरब की रिकवरी हुई, कितने लोगों को सजा दिलवाई पहले गई। पता भी नहीं थी लेकिन ना। ये भी एक टिप ऑफ आइसबर्ग देखें तो पहले कि पता आज नहीं था। जहांगीर तरीन जो सबसे बड़ा इमरान खान का काबिल एतमाद साथी है, मैं इसका विटनेस हूं। मैं बार बार क्यों कहता हूं, क्योंकि कई ऐसे मौके आए कि जब मैंने कहा खान साहब को कि पनामा केस में कि ये कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं या ये चीजें मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता आपके अलावा, क्योंकि बंदा कोई भी किसी का मोल हो सकता है। तो वहां पे जब बात आती थी, कभी शाह महमूद कुरैशी का नाम, कभी जहांगीर, तो कई दफा लड़ाइयां हो गई। तो हमेशा हर दफा इमरान खान को मेरे अलावा आपने सिर्फ जहांगीर तरीन को वो चीज देनी है। एक तो वो इस मामले से उनका एक्सपर्ट है। अब मामला ये है कि वो बंदा जो जहाज से लाता रहा, जिसने इन्वेस्टमेंट, जिसका ताना मिलता था ATM का। बहुत हो गया सर, वाकिफ हैं कुछ, नजर आते हैं कुछ। चले, मेरा मतलब ये है कि जहांगीर तरीन पे क्यों हाथ डाला जा रहा है, इसकी स्टोरी मैं आपको किसी दिन फिर बताऊंगा। अच्छा, इसका शुगर माफिया से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मैं आपको आज टाइमर थोड़ी सी आपने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी, लेकिन शुगर माफिया का सट्टेबाजी से ताल्लुक है। टीजर ये जो दे दी। कीमतें जो बढ़ी हैं इससे तो ताल्लुक ये है। पैडिंग तो नहीं की ना किसी ने, ये- डोगर साहब, ये ये- चीजें तो रिकॉर्ड पे है ना। इन ये सब कोई चीजों इंतकामी से कार्रवाई तो नहीं है और ना। ये तो पहली दफा हो रहा है। ये इंतकामी कार्रवाई तो नहीं है ना। पहले तो पता भी नहीं था कि यहाँ पर इस मुल्क में इस तरह से गरीबों का खून अपनी चूसा जाता पार्टी है। के लोगों के खिलाफ इस तरह घेरा तंग होता हमने आज तक नहीं देखा। अगर देखा है ठीक तो है डोगर सर। साहब बता दे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, प्रोग्राम देख इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।